नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जहां एक और विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के नेता 2024 में बीजेपी को पटकनी देने के लिए मुंबई में रणनीति बना रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव का पत्ता फेंककर सबको चौंका दिया। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक कमेटी भी बना दी है। अगर एक देश एक चुनाव होता है तो आईएनडीआईए गठबंधन के दलों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए साथ आए कई दल विधानसभा चुनाव एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने वाले हैं और इसका वो बाकायदा ऐलान भी कर चुके हैं। तो एक देश एक चुनाव आखिर है क्या? इस दिशा में मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज एक समिति बनाने का ऐलान किया गया है। समिति राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी और इस पर आम राय बनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि यह काफी जटिल मुद्दा है। बताया गया कि संविधान विशेषज्ञों के साथ साथ अन्य विद्वानों से भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। समिति लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की व्यवहारिकता भी देखेगी कि वाकई ये संभव है या नहीं। एक साथ चुनाव अगर होते हैं तो इसका तरीका क्या हो सकता है, इसका सुझाव भी ये समिति देगी। समिति के अन्य सदस्यों तथा समय सीमा के बारे में जानकारी अभी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि जब समिति का ऐलान हुआ है उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले और वहां पर मिलकर उन्होंने बीजेपी का क्या रुख है इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर वो भी उनके सामने रखा है। तो आखिर क्या हो सकता है एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर? इसमें आगे बढ़ने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान के 5 अनुच्छेद हैं जिनमें एक एक करके संशोधन होगा। उसके बाद ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संभव हो पाएंगे। सभी राजनीतिक दलों को इन संशोधनों को मानना होगा, क्योंकि 2/3 बहुमत के साथ ही संशोधन किया जा सकता है। अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में रखी जाएगी, भंग की जाएगी, ये सब बातें भी स्पष्ट करनी होंगी। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स करने का विषय भी हल करना होगा, क्योंकि गठबंधन सरकारों के दौर में देखा है कि कई बार सरकारें गिरती है, उसके चलते विधानसभा को भंग करना पड़ता है 5 साल से पहले। अनुच्छेद 356 धारा 356 के तहत विधानसभा भंग करने का जो केंद्र सरकार का अधिकार है, इस पर भी चर्चा करनी होगी। साथ ही लोकसभा का कार्यकाल घटाना या फिर उसे बढ़ाना पड़ेगा। विधानसभाओं का कार्यकाल भी घटाना या फिर बढ़ाना पड़ेगा। क्षेत्रीय दल जो हैं इससे उन्हें नुकसान हो सकता है, तो शायद वो इसके लिए तैयार ना हो। और यह भी एक उन्हें डर रहेगा कि जो केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी है वो राज्यों में भी अपने पक्ष में हवा बना सकती है अगर लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव भी हों। और यह भी कहा जा रहा है कि जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि संसाधन उनके पास होंगे एक साथ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन छोटे दलों को इससे घाटा हो सकता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो कि आज इस पूरी बहस के साथ उठे भी हैं। और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आईसीसीआर के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे, जो बीजेपी के सांसद भी रहे हैं। आपको बता दें कि आईसीसीआर ने रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी के साथ मिलकर एक देश एक चुनाव पर सेमिनार किया था। इसमें कांग्रेस समेत सभी दलों को आमंत्रित किया गया था। इसके बाद मार्च 2018 में सहस्त्रबुद्धे जी ने पीएम नरेंद्र मोदी को इस पूरे मुद्दे पर एक रिपोर्ट भी सौंपी थी कि एक साथ चुनाव किस तरह से कराए जा सकते हैं। सहस्त्रबुद्धे जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं आज जो ये बड़ा कदम उठाया गया है मोदी सरकार की ओर से, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? देखिए, इस विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचने का एक विषय है। और इस विषय में देश में कई सारे जो विधि आयोग बने हुए थे, लॉ कमीशंस, इसमें भी इन विषयों की उन आयोगों ने भी चर्चा की है, अनुशंसा भी की है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तब वेंकटचलैया आयोग बना था, उस आयोग के रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है। और मैं मानता हूं कि एक देश में अनेक चुनाव, वैसे मैं मानूंगा कि एक देश में एक चुनाव से भी बेहतर है कि समानांतर चुनाव, क्योंकि एक देश एक चुनाव से कोई गलत अर्थ भी ध्वनित होता है। ये तो समानांतर चुनाव की बात है जो हमारे देश में लगातार स्वाधीनता के बाद लगभग 20 साल निरंतर होते रहे, इसमें कोई नई बात है नहीं। मगर बाद में जब राष्ट्रपति शासन लागू कराने की तिकड़म मतलब लड़ाई गई और कुछ न कुछ राजनीतिक हस्तक्षेप होते रहे, तो उसके बाद ये समय पत्रक बिगड़ गया और फिर बिगड़ता ही आया। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत पुराना विषय है।
संविधान के दायरे में है और संविधान के संदर्भ में हमारे लॉ कमीशन और कई सारे आयोगों ने इसकी भरपूर अनुशंसा भी की है। चुनाव आयोग ने भी ये समय समय पर कहा है कि अगर सरकार निर्णय करती है तो हमारे द्वारा कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इतना पुराना विषय है, इतने आयोगों की रिपोर्ट आ चुकी, विधि आयोग की आ चुकी है, चुनाव आयोग कह चुका है, बीजेपी ने तो 2014 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसका वादा किया था, तो फिर इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? क्या कारण है जिसके चलते ये एक राय नहीं बन पा रही है और इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे विपक्ष के मित्रों का दलगत राजनीति से ऊपर उठने का स्वभाव नहीं है, न उनकी क्षमता है, और इसके पीछे जो तर्क है उसको वो समझते नहीं। हमारे देश में हमारे लोगों का, राजनीतिक दलों के लोगों का, आम आदमियों का, सरकारी अफसरों का जो समय चुनाव की तैयारी और प्रबंधन में जाता है उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर समानांतर चुनाव होते हैं तो समय की बचत होगी, संसाधनों की बचत होगी। जो आचार संहिता के कारण काम रुकवाए जाते हैं उसके कारण जो विक्षेप आता है विकास के कामों में वो रुकेगा, और कुल मिलाकर देश की भलाई के लिए मैं मानता हूं कि ये एक आवश्यक सुधार है जिसके बारे में जनमत बनाना, और विशेष रूप में जनमत तो मैं मानता हूं कि अनुकूल ही होगा, मगर विशेष रूप में हमारे राजनीतिक दलों ने चुनावी राजनीति के गणित से ऊपर उठकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के परे जाकर इसके बारे में सोचना आवश्यक है। लेकिन यह भी तर्क दिया जाता है इसके खिलाफ समानांतर चुनाव के कि अगर देश में बार बार चुनाव होते हैं तो इससे आम लोगों का फायदा होता है, क्योंकि जो भी सरकारें होती हैं उनके ऊपर दबाव रहता है। उदाहरण के तौर पर अभी 2 दिन पहले आपने देखा कि एलपीजी के दाम 200 रुपए कम कर दिए केंद्र सरकार ने। यह कहा गया कि चूंकि 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं इसलिए राहत मिल गई। तो इसलिए अगर बार बार चुनाव होंगे तो कम से कम सरकारें ज्यादा जवाबदेह होंगी और सरकारें जो है वो लोगों की भलाई के लिए ज्यादा कदम उठाएंगी। देखिए, बार बार चुनाव तो होते ही रहते हैं किसी न किसी मतलब विधायिका के, जैसे हमारे नगर निगम है, ग्राम पंचायतें हैं, इनके भी चुनाव होते रहते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ये जो समय पत्रक है वो समानांतर न करे। और दूसरी बात यह है कि वैसे भी संविधान के द्वारा ये तो बताया ही गया है कि एक बार चुनी गई सरकार 5 साल काम करेगी, तो बार बार उसको जनादेश का नवीनीकरण करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन राइट टू रिकॉल की बात भी होती है। कहा जाता है कि अगर आप अपने सांसद से, विधायक से खुश नहीं तो उसको बुला लीजिए, क्योंकि हम देश के अलग अलग हिस्सों से देखते हैं कई जो ग्लैमर के नाम पर के जीत करके आ जाते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं जाते हैं, जनता उनको तलाशती है, गुमशुदा की तलाश, इस तरह के पोस्टर लगाने पड़ते हैं। तो कम से कम बार बार चुनाव से एक दबाव तो रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये एक तो छोटा कारण है। बहुत सारे जनप्रतिनिधि अच्छे तरीके से ही काम करते हैं और कई ऐसे हैं, मतलब दर्जनों ऐसे हैं कि जो बार बार, एक बार नहीं मगर 3 बार, 4 बार, 5 बार जीत कर भी आते हैं। तो ऐसा सरासर निष्कर्ष निकालना ये सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि राइट टू रिकॉल ये एक अलग विषय है, इसको समानांतर चुनाव से जोड़ने की जरूरत नहीं है। राइट टू रिकॉल के लिए मानसिकता बनाना ये तो और भी दुष्कर है। जहां हमारे विपक्ष के लोग इस पद्धति से अक्षम है चुनावी गणित से ऊपर उठकर सोचने के लिए, तब वो चुनावी सुधार तो बहुत ही कठिन हो पाएगा। मगर ये जो सुधार है समानांतर चुनाव के संदर्भ में, मैं मानता हूं कि इसकी सभी ने अनुशंसा करनी चाहिए और देश ने इसके साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने कहा कि ये जो समानांतर चुनाव हैं ये मदर ऑफ ऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन इसमें जो छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें अंदेशा है, वो आशंकित है। उन्हें लगता है कि ये जो पूरा काम हो रहा है ये दरअसल बड़ी पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। केंद्र में जो भी पार्टी रहेगी अगर वो साथ में चुनाव कराती है तो जो देश की हवा है, देश के मुद्दे हैं, वो स्थानीय मुद्दों को, राज्य के मुद्दों को प्रभावित करेंगे। ऐसा नहीं होता। हमारे देश के मतदाताओं के बारे में इनका आकलन गलत है। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं, जहां पर मैं उदाहरण एक ही देता हूं 1999 का, जब केंद्र में महाराष्ट्र की जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार को पुनः चुना, मगर महाराष्ट्र में उस समय नारायण राणे जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उसको उन्होंने पुनः जनादेश दिया नहीं। तो हमारा मतदाता विवेकपूर्ण निर्णय करने के लिए मशहूर है और मैं मानता हूं कि इसके विवेक के प्रति संदेह होना ये मतदाता का अपमान है। हमारा मतदाता विवेकपूर्ण तरीके से मतदान करता है। वो हो सकता है कि केंद्र में एक दल को, प्रदेश में दूसरे दल को एक ही समय वोट देने की क्षमता रखता है, उतनी उसकी एक विवेकशीलता रहती है।
तो आखिर में जाते जाते आपसे प्रश्न, जो 18 तारीख को विशेष सत्र शुरू हो रहा है, क्या आपको लगता है कि उसमें इस बारे में कोई बिल आ सकता है, या आपको लगता है कि ये जो राह है इसकी बहुत जटिल है, कठिन डगर है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, मगर उसमें वो आएगा या नहीं आएगा ये तो सरकार का एजेंडा जिनके द्वारा हमारे सम्मुख आएगा वही लोग बता सकते हैं। मगर मैं केवल इतना ही कहूंगा कि देश में इस विषय में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और भी चर्चा हो सकती है, मगर ये कोई नया विषय या नया तिकड़म है या नया कोई जुमला सामने लाया है, ऐसा मानने की कतई आवश्यकता नहीं। देश की जनता इस तरीके के सुधार की प्रतीक्षा में है, ऐसा हम मानते हैं। और जैसे हमने उस समय भी कहा था, ये हमारी कुल मिलाकर राजनीतिक सुधारों की एक दृष्टि से मदर ऑफ रिफॉर्म्स है, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि इसका इतना महत्व है, इतनी अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सहस्त्रबुद्धे जी, इस पूरी चर्चा के लिए, बहुत विस्तार से बताने के लिए कि आखिर क्यों जरूरत है देश को एक देश एक चुनाव की। गृह मंत्री अमित शाह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज नई दिल्ली में अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ किया। इस अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को मन की बात में की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि हमारे शहीद बहादुर पुरुषों और महिलाओं के सम्मान के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि हर परिवार, हर व्यक्ति, हर नागरिक और हर बच्चा भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकता है। पूरे देश की जनता को विनती करने आया हूं कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम एक महज कार्यक्रम नहीं है, अपने आप को देश के भविष्य के साथ जोड़ने का जरिया है। अपने आप को देश को महान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाने का एक कार्यक्रम माध्यम बन सकता है। और अनेक सालों के बाद, 25 सालों के बाद, जब ये बच्चे जो यहाँ नीचे बैठे हैं वो देश के नागरिक होंगे और महान भारत का नेतृत्व करते होंगे, तब उनको भी संतोष होगा कि हमारी अगली पीढ़ी ने हमें बहुत मजबूत भारत बनाया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।